Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see a new topic from the ENT unit, that is tympanic membrane perforation. So tympanic membrane perforation क्या है वो देखने से पहले हमें थोड़ी सी एनाटॉमी देखनी पड़ेगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी बोलते हो, ठीक है। तो ईयर ड्रम, दिस इज योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और यू कैन से दैट ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम का फंक्शन क्या है कि ये आपको हियरिंग में हेल्प करती है। हिंदी में आप इसे कान का पर्दा भी बोलते हो, ठीक है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में मे बी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? परफोरेशन। परफोरेशन मीन्स होता है रप्चर हो जाना या होल हो जाना। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में किसी ना किसी रीज़न की वजह से होल हो रहा है एंड देन उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज ईयर ड्रम, राइट। परफोरेशन का मीनिंग क्या है? होल और रप्चर। कॉमनली सीन इन, किसमें देखने को मिलता है? तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओटाइटिस मीडिया के बारे में, कि वो चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। ओके, तो ये भी आपको मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। इसका रीज़न सेम है, बच्चे हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं और कुछ उल्टी सीधी चीज़ें अपने ईयर में डालते हैं। तो मे बी ईयर में कुछ ऐसी शार्प चीज़ डालने की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ईयर ड्रम के अंदर होल हो रहा है। तो कॉमनली सीन इन चिल्ड्रंस। इसके अलावा सेकेंडरी टू ओटाइटिस मीडिया। देखो, सेकेंडरी का मतलब होता है किसके बाद। इसका मतलब कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन किसी न किसी रीज़न की वजह से हो रहा होगा। तो प्राइमरी रीज़न क्या है? पहला प्रॉब्लम क्या है? ओटाइटिस मीडिया। एंड व्हाट इज ओटाइटिस मीडिया? इट इज़ अ इन्फेक्शन इनटू द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ये जो ईयर है वो सिर्फ आपको बाहर देखने को नहीं मिल रहा है, ये अंदर तक सिचुएटेड है, ठीक है। तो हमारा ईयर मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। जो बाहर आपको देखने को मिल रहा है और जब आप अंदर फिंगर इंसर्ट करते हो वो जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद आपका आ जाता है कान का पर्दा यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और उसके साथ 3 बोन्स आ जाती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला पार्ट, मिडिल ईयर। और इसके बाद लास्ट पार्ट आ जाता है, इसको हम लोग इनर ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो ओटाइटिस मीडिया क्या है? इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन टू दी मिडिल ईयर। इसका मतलब मिडिल ईयर में आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी आ रहा है। अगर इन्फेक्शन हो गया आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में तो टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो वहाँ पे इंजरी की वजह से रप्चरेशन या होल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, इसके अलावा सीवियरिटी क्या है? माइल्ड से मॉडरेट। माइल्ड से मॉडरेट, इसका जो सीवियरिटी है, सीरियस कितना हो सकता है? माइल्ड से मॉडरेट हो सकता है। क्रोनिक इन्फेक्शन ये मे बी नहीं जा सकता, या क्रोनिक प्लोरिफरेशन नहीं जा सकता, उससे पहले हम इसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं। तो आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है हमारी कि रप्चर हो रहा है। कहाँ पे रप्चर हो रहा है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में रप्चर हो रहा है, एक या दोनों ईयर में। चाहे एक ईयर में हो चाहे बोथ ईयर में हो, आप उसे क्या बोलोगे? दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। टाइप्स की अगर बात करें तो वी आर हैविंग 3 टाइप्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मार्जिनल, सेंट्रल एंड एटिक। ओके, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, मार्जिनल का मतलब क्या है? अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मार्जिन के पास से रप्चर हुई है या मार्जिन के पास से कहीं ना कहीं होल हुआ है, ठीक है, दिस इज मार्जिनल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसके बाद आ जाता है सेंट्रल। तो सेंट्रल का मतलब ही यही है कि सेंटर में कहीं ना कहीं होल हुआ होगा। अगर होल यहाँ बीच में हो जाता है, दिस इज योर सेंट्रल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एंड द लास्ट इज एटिक। अगर होल आपके सुपीरियर एरिया में हो जाता है, दिस इज एटिक परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मार्जिनल मतलब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मार्जिन है उसके पास कहीं ना कहीं होल हो गया। सेंट्रल मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बीच से
बीच से फट गई है या होल हो गया है। एंड एटिक मीन्स सुपीरियर एरिया, ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल हो गया है। दैट इज योर टाइप्स। नेक्स्ट आ जाते हैं ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो कौन कौन सी ईटियोलॉजी है या किस किस रीज़न की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है वो देख लेते हैं। मोस्ट कॉमनली मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओटाइटिस मीडिया की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी ड्यू टू द इन्फेक्शन इनटू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसके अलावा डीप क्लीनिंग ईयर, ये भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ईयर को क्लीन करते हैं, लेकिन में भी बच्चे क्या कर सकते हैं कि ईयर को बहुत अंदर तक क्लीन करने के चक्कर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल कर देते हैं। इसके अलावा ईयर इंजरी हो सकती है, मे भी किसी इन्फेक्शन की वजह से, मे भी डायरेक्ट इंजरी की वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंच रहा है। सेम प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि ओटाइटिस मीडिया में आ रही थी, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं एंड होल हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हेड इंजरी। सेम चीज़, हेड और आपके ईयर का डिस्टेंस बहुत कम है। अगर हेड इंजरी का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो मे भी उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या उसका इन्फेक्शन आपके ईयर के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जा सकता है। इसके अलावा कुछ रिसर्च से पता चला है कि कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी वजह से परफोरेशन होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? स्ट्रेप्टोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा एंड स्यूडोमोनास। नेक्स्ट आ जाते हैं रप्चर ड्यूरिंग दी सर्जरी। मान लीजिए सर्जरी हो रही है ईयर के आसपास, मान लीजिए यहाँ पे सर्जरी हुई या बोन की कोई सर्जरी हुई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास की कोई भी सर्जरी हुई और किसी सर्जरी की वजह से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे प्रिक हो गया, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में धोखे से इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, प्रिक हो गया और उसने क्या किया, एक होल कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हाई पिच साउंड। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा साउंड नहीं सुनना चाहिए, बहुत हाई पिच साउंड नहीं सुनना चाहिए, आपके कान के पर्दे पे यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे असर पड़ता है। तो दिस इज़ राइट। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब साउंड वेव्स लेती है अपने अंदर तो इस तरह से वाइब्रेट करती है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा आप साउंड वेव उसको दोगे तो वाइब्रेशन तेज़ी से होने लगेगा। बहुत ज़्यादा ओवरलोड वाइब्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाएंगे मार्जिनल होल होने के या मार्जिनल रप्चर होने के, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है, एक पतली सी झिल्ली है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मैस्टोडाइटिस। मैस्टोडाइटिस मीन्स होता है ईयर के पीछे जो मैस्टॉइड प्रोसेस है आपका, ये वाली बोन, यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया तो आपके ईयर के अंदर इन्फेक्शन ईजिली पहुँच सकता है। दैट इज मैस्टोडाइटिस। नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले एज ऑलवेज ईटियोलॉजी की वजह से, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं चांस ऑफ इन्फेक्शन। जब चांस ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा। इंक्रीज द चांस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चरेशन या इन्फेक्शन। रप्चरेशन नहीं करते हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में चांस हो गया इंक्रीज रप्चरेशन का या इन्फेक्शन का। इसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर एंड लास्ट में आपको साइन एंड सिम्टम्स आ गए। सिंपली क्या देखा हम लोगों ने, पैथोफिजियोलॉजी। किसी भी इटियोलॉजी की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन्फेक्शन के चांस बढ़ रहे हैं। जब आप उसको ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो वो इन्फेक्शन आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा, तो इंक्रीज द चांस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्फेक्शन। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास इन्फेक्शन पहुंच गया तो भी आपने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो गए, वो रप्चर हो गई और आपको साइन एंड सिम्टम्स आने। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द क्लिनिकल फीचर्स। जैसा कि साइन एंड सिम्टम्स आपके पैथोफिजियोलॉजी में मैंने दिखाई दिया है, सो अब हम देखने वाले हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली होल हो चुका है, कहाँ पे, आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल हो चुका है, तो ऑब्वियसली पेन है, ठीक है, पेन होगा ही होगा एंड ऑल्सो डिस्कम्फर्ट होगा क्योंकि कंटिन्यूस पेन होता रहेगा। इसके अलावा डिक्रीज हियरिंग, अगर होल छोटा है तो हियरिंग प्रॉब्लम आएगी, अगर होल बड़ा है तो हियरिंग प्रॉब्लम, क्या आपको हियरिंग लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट, पस इन द ईयर,
अगर ये इन्फेक्शन के साथ हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो आगे चल कर के ये पस कन्वर्ट हो सकता है या पस फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। देन अगर पस होगा तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके अंदर या उसके कान के अंदर कुछ भरा हुआ है, दैट इज फुलनेस ऑफ द ईयर। पेशेंट को लगेगा कि कुछ कान में फुलनेस ऑफ द ईयर है। इसके बाद रिंगिंग सेंसेशन फील हो सकता है। आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि आपके कान में कोई विसल या सीटी बज रही है जब आपको कोल्ड हो रखा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी कफिंग की वजह से या कोल्ड की वजह से यहाँ पर भी पस फॉर्मेशन हुआ है और पस वहाँ पे बिल्डअप हो चुका है, जिसकी वजह से पेशेंट को ऐसा लगेगा कि रिंगिंग सेंसेशन या कान में सीटी बज रही है। नेक्स्ट आ जाता है ईयर डिस्चार्ज। अगर बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो गया है या हो सकता है कि ब्लीडिंग भी कान से निकल रही हो, पस निकलेगा या ब्लीडिंग भी निकल सकती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है वर्टिगो। वर्टिगो मीन्स होता है चक्कर आना। तो आपकी जब बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी या ये प्रॉब्लम हेड इंजरी की वजह से हो रही है तो आपको चक्कर भी आ सकता है, इट इज़ वर्टिगो। देन आ जाता है एनोरेक्सिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमें भूख लगना बंद हो जाती है। उसका सिंपल रीज़न ये है कि आपकी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड सप्लाई को थोड़ा सा डिक्रीज करके इन्फेक्टेड एरिया में ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको भूख लगना कम हो जाती है। इसके अलावा फीवर आ सकता है। इतना सारा इन्फेक्शन या पस फॉर्मेशन होने की वजह से फीवर आ सकता है। और अगर यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, किसी और वजह से होल हो गया है, तो मे बी फीवर नहीं भी आ सकता है। देन आ जाता है आपका नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर कंटिन्यूअस आपका इन्फेक्शन इंक्रीज होता रहेगा देन आपकी बॉडी क्या करेगी, नोजिया वॉमिटिंग लेकर के आएगी। नोजिया वॉमिटिंग के आने से क्या चीज़ हो जाएगी कि आपके अंदर का जो इन्फेक्शन है या प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वॉमिटिंग के थ्रू थोड़े बहुत बाहर निकल जाएंगे। तो ये बॉडी आपके रिएक्शन करती है जिससे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर निकल जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। आई थिंक आपको साइन एंड सिम्टम्स सारे क्लियर हो गए होंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस साइन एंड सिम्टम्स जो कि हर आपको ईयर के डिजीज़ में मे बी मिलेंगे देखने को। तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या क्या करेंगे जिससे हमें डिजीज़ का कंफर्मेशन हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एज ऑलवेज हमें क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आप नोट्स कंप्लीट कर रहे हो तो हिस्ट्री कलेक्शन आप अपने कॉजेस से बना सकते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री कलेक्शन में आप क्या क्या पूछ सकते हो। सबसे पहले आप पूछोगे कोई डीप क्लीनिंग तो नहीं की गई थी, यानी कि कोई अगर बच्चा है तो उसने हो सकता है अपने कान को बहुत अंदर तक क्लीन कर लिया हो जिसकी वजह से इंजरी या होल हो गया हो, डीप क्लीनिंग। ठीक है, डीप क्लीनिंग के अलावा आप इन्फेक्शन का पूछ सकते हो कि कोई प्रीवियस इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या पूछ सकते हो सकता है ओटाइटिस मीडिया उसको हुआ हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ओटाइटिस मीडिया हुआ था, उसका वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं ले पाया और वो इन्फेक्शन अंदर अंदर इंक्रीज हो गया। हेड इंजरी के कोई चांसेस तो नहीं थे, या हो सकता है कि बहुत पहले से क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ हो और वो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया हो, देन आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्फेक्टेड हो गई हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको पेशेंट से पूछनी है। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में एज ऑलवेज सबसे पहले आपको वाइटल साइन चेक करना है। तो आप वाइटल साइन चेक करोगे जब, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर आपको इंक्रीज मिलेगा, पल्स आपको इंक्रीज मिलेगा, रेस्पिरेशन और बीपी में भी आपको नॉर्मल मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे अभी रेस्पिरेशन बीपी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया है। इसके अलावा हेड टू टो एग्जामिनेशन करोगे तो हेड में आपको मे बी हेडेक मिले। जब फेस आप देखोगे पेशेंट का तो फेस में आपको क्या मिलेगा, पेलनेस मिलेगा, डलनेस मिलेगा, एंजाइटी भी मिल सकती है क्योंकि पेशेंट इस टाइम पे डरा हुआ है। ईयर एग्जामिनेशन करोगे क्योंकि ईयर में इन्फेक्शन है तो आपको ईयर एग्जामिनेशन करना ही होगा। तो ईयर एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, आपको पस देखने को मिल सकता है, आपको ब्लीडिंग और पस का डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, आपको मे बी हेयरिंग डिक्रीज देखने को मिल सकती है, पेशेंट बताएगा कि उसको पेन हो रहा है, इसके अलावा मे बी वो वर्टिगो बताए। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ईयर में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद आप क्या एग्जामिनेशन करोगे, स्किन एग्जामिनेशन करोगे तो आपको टेम्परेचर हाई मिलेगा। इसके अलावा जीआई का एग्जामिनेशन करोगे, जीआई सिस्टम देखोगे तो उसमें नोजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में आप
CBC तो करा ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अलावा HB करा लोगे, हीमोग्लोबिन आपको देखना है कितना हीमोग्लोबिन है, पेशेंट एनीमिक तो नहीं है। कल को अगर हम कोई सर्जरी कराते हैं तो पेशेंट को क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके WBCs हमेशा इंक्रीज मिलेंगे अगर अंदर इन्फेक्शन हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि WBCs तब इंक्रीज होते हैं जब आपका इन्फेक्शन इंक्रीज होता है, ताकि WBCs आपके इन्फेक्शन को मार सके, ठीक है। तो इन्फेक्शन डिक्रीज होगा तो WBCs भी डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ब्लड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्ट्रेप्टोकोकस, H इन्फ्लुएंजा और स्यूडोमोनास की प्रेजेंस देखने को मिल सकती है, इट्स हाई चांस। ओके, तो आपका हो गया ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं ओटोस्कोपी, ठीक है। ओटोस्कोपी मीन्स होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोपी, द वर्ड स्कोपी मीन्स विजुअलाइजेशन। ओटोस्कोपी मीन्स विजुअलाइजेशन ऑफ द ईयर एंड ईयर कैनाल विद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग ऑटोस्कोप बोलते हैं, उसको हम आपके ईयर पिन्ना में डाल करके कंप्लीटली विजुलाइज करते हैं कि कहाँ पर इंजरी हुई है या कितना बड़ा होल हो चुका है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑडियोमेट्री। ऑडियो मीन्स होता है कि हेयरिंग पावर, ठीक है। तो ऑडियोमेट्री भी एक तरह का एग्जामिनेशन है जिसमें आपकी हेयरिंग पावर के बारे में पता किया जाता है। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसकी हेल्प से क्या होता है कि आपके अंदर, ईयर के अंदर साउंड वेव्स डाले जाते हैं और ये चेक किया जाता है कि आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पहले की तरह वाइब्रेट कर रही है या डिक्रीज हो चुका है वाइब्रेशन। उससे आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो पावर है उसको असेस किया जाता है। इसके अलावा टिम्पैनोमेट्री में भी आपका फाइनली ये एक तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। टिम्पैनोमीटर से चेक किया जाता है। इस ग्राफ में पता चलता है कि कितना परसेंट हेयरिंग लॉस हुआ है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब करेगी, सिंपली होता क्या है कि मैं इस टाइम पे बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप सुन रहे हो, साउंड आपके ईयर में जा रही है, वो साउंड आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब करने की वजह से वो इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ बताता है कि क्या आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मली साउंड्स को एब्जॉर्ब कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। सो इससे परसेंटेज पता चलता है कि कितने परसेंट आपकी हियरिंग लॉस हुई है। आई थिंक आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें हम सिम्टोमेटिक ड्रग थेरेपी देंगे। नोट कर लीजिए, यहाँ पे कोई अदर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। यहाँ पे सिंपली आपका सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा छोटा होल है तो वो अपने आप रिपेयर हो जाएगा। जैसा कि आपकी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है और सेलुलर सेल्स के थ्रू रिपेयर हो जाती है, वैसे ही अगर छोटा होल हुआ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में तो वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा होल हो गया है देन आपको सर्जिकल मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो सिम्टम्स क्या क्या आ रहे थे? फीवर आ रहा था तो उसके लिए आप एंटीपायरेटिक दे दोगे, फीवर को कम करने के लिए टैबलेट फॉर्म में दोगे, दैट इज एग्जाम्पल PCM आप दे सकते हो नॉर्मली। इसके अलावा वॉमिटिंग आ रही थी, नोजिया हो रही थी, तो टैबलेट एमसेट आप दे सकते हो नोजिया वॉमिटिंग को डिक्रीज करने के लिए। एनाल्जेसिक्स दे सकते हो, दैट इज एसिटोमेनोफिन टैबलेट, ये भी आपके पेन को डिक्रीज करने के लिए होती है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे सकते हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी मीन्स होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी। अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए प्रीडिनाइसोन नाम की एक टैबलेट आती है, वो आप फॉलो कर सकते हो। देन आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन आ जाता है एंटीबायोटिक थेरेपी, जिसमें आप सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट दे सकते हो नॉर्मली इन्फेक्शन को कम करने के लिए। और अगर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई है तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिसिलिन टैबलेट फॉलो करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, सो नेक्स्ट we are going to see the surgical management. So in surgical management, first of all, we will do the myringoplasty. तो myringoplasty क्या है? First of all, we need to know what is the meaning of plasty. So plasty means होता है repair करना, anatomy means होता है remove करना. ओके, सो ये जो सर्जरी है myringoplasty, ये हम तभी परफॉर्म करते हैं जब कोई रप्चरेशन या कोई होल into your tympanic membrane will be small.
ओके तो जब हमारे पास स्मॉल होल है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर तभी हम ये वाली सर्जरी करते हैं। सो इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम लोग ने क्या किया है कि कहीं फ्रेश टिश्यूज़ की लेयर ली हुई है और उसको यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्लेस कर दिया है। प्लेसमेंट करने के बाद हम उसे सूचरिंग कर देते हैं और इसको रिपेयर कर देते हैं। सो हम इसको कब करेंगे, जब हमें सेंट्रल परफ्यूजन हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ परफ्यूजन, आपका मार्जिनल, एटिक एंड सेंटर। ठीक है, तो मार्जिनल आपका किनारे वाला था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब एकदम साइड से फट जाती है, या आपका एटिक सुपीरियर एरिया था और आपका सेंट्रल मीन्स बीच वाला एरिया। ओके तो जब बीच में कहीं ना कहीं होल हो जा रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में और वो होल छोटा है तो उस होल को हम रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ्ट। सो ये थी हमारी मायरिंगोप्लास्टी। इसके अलावा हम लोग टिम्पैनोप्लास्टी भी कर सकते हैं। सो मायरिंगोप्लास्टी और टिम्पैनोप्लास्टी में प्रोसीजर एकदम सेम होता है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि टिम्पैनोप्लास्टी हम तब अप्लाई करेंगे जब बहुत बड़ा होल हो जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर। सो चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे वो मार्जिनल हो, साइड वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर होल बड़ा हो गया है तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे टिम्पैनोप्लास्टी कर देनी है। इसके अलावा हम एक और सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ ऑक्यूलोप्लास्टी। हर किसी सर्जरी में आप देख सकते हो कि प्लास्टी आ रहा है। सो प्लास्टी मीन्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, यहाँ पे आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर कर रहे हो, बिग वाले होल को। यहाँ पे आप ऑक्यूलोप्लास्टी यानी कि तीनों बोन्स को रिपेयर कर रहे हो, या बोन्स में कोई भी ऐसी बोन जहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू डैमेज हो गए हैं तो उन टिश्यूज़ को रिपेयर कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज ऑक्यूलोप्लास्टी। ओके सो हम बोन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन तो ये भी उठता है। तो बोन को हम रिपेयर करने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ों का, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे देखो रिप्लेसमेंट हुआ है किसका, आपकी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ईयर या बॉडी का, डैट इज स्टेप्स। स्टेप्स का रिप्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज़ किया है, टिटेनियम। ठीक, तो ये एक तरह का आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेम वही वर्क करता है जो आपका स्टेपिस करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यू बोन, यू कैन सी दैट। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी सर्जरी के बाद नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहले एज ऑलवेज या जनरली हम क्या करते हैं, वाइटल साइंस चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट देखनी है। इसके अलावा आप कंफर्ट डिवाइसेस या पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि पेशेंट को ईयर में और ईयर के आसपास प्रॉब्लम है, सो उनको लेटने में या पोजीशन फॉलो करने में प्रॉब्लम होगी। सो यू कैन गिव द लेटरल पोजीशन। अफेक्टेड ईयर ऊपर हो सकता है और जो अफेक्टेड नहीं है उसको आप नीचे रख सकते हो। इसके अलावा डाइट प्लान आपको फॉलो करवाना है। कौन सी डाइट? लिक्विड डाइट आप फॉलो करवा सकते हो, या आप सेमी सॉलिड डाइट आप फॉलो करवा सकते हो। क्योंकि पेशेंट को च्यू करने में या चबाने में दर्द होगा तो लिक्विड डाइट और सेमी सॉलिड डाइट विल बी बेस्ट। इसके अलावा एजुकेट करना है पेशेंट को कि वो डीप ईयर क्लीन ना करे। जैसा कि हम सब में पता है कि जो कॉजेज़ हैं या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो होल हो रखा हुआ है वो मे बी डीप ईयर क्लीनिंग की वजह से है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। इसके अलावा वार्म कंप्रेशन आप दे सकते हो पेन को रिड्यूस करने के लिए। कॉटन अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अफेक्टेड एरिया है या ये अफेक्टेड ईयर है, तो कॉटन अप्लाई करने का मेन पर्पस क्या है, ड्यूरिंग फेस वॉशिंग या ड्यूरिंग बाथिंग आप कॉटन अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि इसके अंदर पानी ना जाए। स्विमिंग अवॉइड करनी है। ऑब्वियसली आपके ईयर में इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल हो रखा हुआ है, तो आप स्विम नहीं कर पाओगे। कीप ईयर द क्लीन एंड ड्राई। ड्राई रखना है। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट ईयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ सकती है, इसलिए आप उसको ड्राई और क्लीन रखोगे, या आप कह सकते हो कि आपको हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। हेल्थ एजुकेशन देते रहना है, सिर्फ पेशेंट को नहीं और उनकी फैमिली को भी आपको हेल्थ एजुकेशन देनी है कि आज इस डिज़ीज़ के बाद आपको कैसे अपने आप को प्रिवेंट करना है, इससे रिलेटेड या इसी डिज़ीज़ से।
सर्जिकल मैनेजमेंट के टाइम पे या सर्जिकल मैनेजमेंट से पहले आपको सारी सर्जरी एक्सप्लेन करनी है पेशेंट को, क्योंकि ये उनका राइट होता है। इसके अलावा सर्जरी एक्सप्लेन करने के अलावा आप उसके बेनिफिट्स भी बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि ये सर्जरी कब तक क्लियर हो जाएगी या कब तक ठीक हो जाएगी। साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट एंशियस है, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है और एंजाइटी की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो रहा है और हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी की रिकवरी स्लो हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे कि आगे की तरफ हम अवेयरनेस फैला सकें और पेशेंट को बचा सकें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस से। ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए आप क्या बताओगे? अगर बच्चे हैं तो उनको हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे और ब्लड में सर्कुलेशन ब्लड का अच्छा हो जाएगा। गुड हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं वो अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो हर इन्वायरमेंट में घूमते हैं, हर तरह के बच्चों के साथ मिंगल करते हैं, हर तरह से वो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा स्विमिंग अवॉइड करनी है। अगर आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है तो कंटामिनेटेड वाटर में या ऐसे वाटर में जो कि बार बार चेंज नहीं किया जा रहा है स्विमिंग पूल में, तो उसमें आपको अवॉइड करना है स्विम करना। अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन का मतलब ही यही है कि पेशेंट को और उनकी फैमिली को आपको बताना है कि हर 6 मंथ में उन्हें अपनी होल बॉडी चेकअप करवाना है और ना कि पेशेंट। ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर 6 मंथ में अगर हम अपने होल बॉडी चेकअप कराते हैं तो हम फर्दर कॉम्प्लिकेशंस या डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा क्लीनिंग अवॉइड करना है। कितना डीप ईयर में क्लीनिंग अवॉइड करनी है? देखिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। हम में से हर कोई इंसान अपने ईयर के अंदर कुछ ना कुछ डाल करके क्लीन करता है। डीप क्लीनिंग से आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ईजिली होल हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप प्रिवेंशन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो इट विल लीड टू दी कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? पहले तो आपको क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है। क्रोनिक इन्फेक्शन मीन्स बहुत एक्सेसिव इन्फेक्शन, यानी कि सीरियस इन्फेक्शन। क्योंकि आपका ईयर ठीक नहीं हो रहा है। इसके अलावा मिडिल ईयर डैमेज हो गया या ईयर डैमेज की वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट the perforation of the tympanic membrane. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye, take care and have a nice day.